हेलो बच्चों, शुरू करें आज का लेसन। और आज के लेसन में हम क्या क्या करने वाले हैं पहले ये बता दें। कुछ तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी मैटर वेवलेंथ के फार्मूले बाकी रह गए थे, जैसे कि रनिंग प्रोटॉन के लिए या अल्फा पार्टिकल या कोई गैस पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के कारण रनिंग कर रहा है, तो उन पार्टिकल्स के जो डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेवलेंथ के जो फार्मूले बाकी रह गए थे कुछ तो वो करने हैं। और एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है, डेविसन-जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर्स एक्सपेरिमेंट करना है। तो शुरू करें आज का लेसन। तो जैसा कि पिछले लेसन में आपको बताया था, किसी कोई रनिंग पार्टिकल, रनिंग मास पार्टिकल से रिलेटेड वेवलेंथ, जिसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं या मैटर वेवलेंथ कहते हैं, उसका फार्मूला डी ब्रोगली ने खुद ही बताया था कि लैम्डा इक्वल मतलब वेवलेंथ इक्वल एच अपॉन पी होता है। ठीक है, और एच की जगह एच और पी की जगह जाना पहचाना है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू बी हो सकता है, या इसे एनर्जी के रूप में लिखना हो तो एच अपॉन रूट 2m इंटू ई मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रनिंग पार्टिकल, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर ये भी बताया था कि अगर कोई Q चार्ज का पार्टिकल है और वो V पोटेंशियल से एक्सलेटेड है, V वोल्ट से उसको एक्सलेट किया जा रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो होती है Q इंटू V। ये सारी बातें तो हम पिछले लेसन में कर चुके हैं। आज ये करीब 5वां लेसन चल रहा है, 5वां लेसन है इस चैप्टर का, एक तरह से एंडिंग लेसन है। और इन्हीं सब फार्मूले का यूज करके हमने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से एक्सलेटेड है, V वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर V वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ क्या होता है, द्रव्य तरंगदैर्ध्य क्या होता है, या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो उसका हमने फार्मूला बनाया था 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम में बताया था। उसमें क्या रखा था, ये फार्मूला रखा था E की जगह यहाँ रखा था Q इंटू बी, और ये वहाँ M का मतलब हो गया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V मतलब किस वोल्ट से एक्सलेट कर रहे हैं, वो V तो यहाँ पर ही है। तो बाकी सारे वैल्यूज रख दिए थे, H का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, और 2 के वैल्यू सारे रखे, और ये हमने निकाला था। CBSE के मतलब NCERT के अकॉर्डिंग ज़्यादातर ये नैनोमीटर में लिया जाता है। तो ये थोड़ा ठीक कर दूं इसको, हाँ, तो NCERT में नैनोमीटर में लिया जाता है, तो नैनोमीटर में हो जाएगा ऐसा, नैनोमीटर एंड अपॉन रूट बी। और ये बात तो आप जानते हैं बहुत पहले से कि 1 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर बोले तो 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और स्मॉल e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी आप बहुत पहले से जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत पहले से जानते हैं, 9th क्लास से याद आया, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। किसी भी वैल्यू को हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि ये तो पहले से आपको आता ही है, आता है तो हमें लिखने में क्या अर्थ है, लिखने में हमारा क्या बिगड़ता है। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये सारी वैल्यूज यूज हो रही है, हमने की भी है। तो अब हमें करना क्या था, नेक्स्ट जो चीज आज की चलो शुरू करनी है वो है, की बात ये है, ताज़ा खबर कि प्रोटॉन है हमारे पास, कोई प्रोटॉन, उसे V वोल्ट से एक्सलेट किया जा रहा है, तो उस प्रोटॉन से रिलेटेड जो मैटर वेवलेंथ होगा, द्रव्य तरंगदैर्ध्य होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, वो कितना होगा ये देखना है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था वैसे ही इसको निकालना है। तो लैम्डा रिलेटेड टू प्रोटॉन इज H अपॉन नीचे P की जगह क्या रखना है, ये √2me रखना है, ये देखो ये वाला √2me, और E की जगह Q इंटू बी रखना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2
इंटू मास ऑफ प्रोटोन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन तो उतना होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, एंड किस वोल्ट से ये एक्सलेटेड है वो सारी वैल्यूज रखनी है। वो वैल्यूज रखनी है तो देखो ये क्या बन जाता है, एच तो वही प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड 2 मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है कुछ आइडिया है? हाँ 1.65 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। और वैसे छोटी क्लासेस के हिसाब से देखा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास का अबाउट 1840 या 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हम अप्रोक्सीमेटली कह देते हैं 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है इक्वली होता है। ठीक है, तो अब पहले वाले वैल्यू में इस वैल्यू में क्या फर्क पड़ गया, ये नया आ गया। ये उसमें इलेक्ट्रॉन वाले में क्या था, उसमें सिर्फ Me था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था ओनली, और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना है, 1840 टाइम्स, या अबाउट 36 कह सकते हैं, बात एक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/√1840 इंटू वही लैम्डा ई जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड था वही ना। इसको छोड़ दें, अगर 1840 को छोड़ दें तो बाकी सारा तो वही है जो उसमें था इलेक्ट्रॉन वाले में, तो वही बन गया, तो ठीक है 1/1840 का रूट क्या होगा, और इधर ये एंगस्ट्रॉम में 12.27 अपॉन √V था, एंगस्ट्रॉम में था। अब ये 1840 का रूट क्या होता है अप्रोक्सीमेटली, चलो मैं ऐसे देख लेता हूँ, इसका रूट अबाउट ऐसे देख लेता हूँ, इसमें रूट का कोई ऑप्शन है भी नहीं। हाँ वैसे 1600 का रूट क्या होता है 40, 1600 का रूट 40 होता है। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं इसको कैलकुलेट ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। यस 1840 का रूट 1840 रूट तरीके से रूट 1840, हाँ ये अबाउट है 42.89, यानी 42.9 कह सकते हैं, 42.9। तो ये 42.89 या 42.88 ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो वो जो था 12.27 उसको अबाउट 43 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो भी देख लेते हैं 12.27 डिवाइडेड बाई 43 अबाउट, तो ये आता है, हाँ ये आ गया 2.82 समथिंग ऐसा कुछ √V एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो गया, ये किसी प्रोटॉन से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ हो गया। प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन अगर V वोल्ट से एक्सलेटेड है तो उस प्रोटॉन से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ हो गया, ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखते हैं प्रोटॉन का, अब ज्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा बचा है, ये चैप्टर थोड़ा सा बचा है। प्रोटॉन का देख लिया, अब अल्फा पार्टिकल का देखते हैं, तो ठीक है। अल्फा पार्टिकल का नाम तो सुना है अपन बहुत पहले, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है, रेडियो एक्टिविटी में तो मेनली निकलता है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस बोले तो 2He4, 2He4 बोले तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन ये मास नंबर होती है ना, बताता है कि प्रोटॉन से 4 टाइम्स, एंड अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है Q अल्फा, वो ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के इक्वल होगा, तो चार्ज हो गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल V वोल्ट से एक्सलेटेड है तो उससे रिलेटेड मैटर वेवलेंथ क्या होगा, तो देखिए ये होगा
रूट 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा इंटू वी वोल्ट, वी पोटेंशियल। अब देखो H अपॉन 2 इंटू इसका जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो हो गया 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज हो गया 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी पोटेंशियल तो है ही है। तो अब ये प्रोटॉन वाले से एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें, मतलब बाकी बहुत कुछ तो ऐसा है जो प्रोटॉन का मैटर वेवलेंथ है, प्रोटॉन का जो मैटर वेवलेंथ है वो है, तो प्रोटॉन वाले से एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा ये 2 और ये 4 और ये 2, दो ये एक्स्ट्रा है। तो क्या ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 2√2, बाकी तो वही है, बाकी वही है। अब 2√2 क्या बन जाएगा, वैसे √2 क्या होता है 1.414, इसको 2 से 2 करेंगे 0.828 ऑलमोस्ट, और लैम्डा प्रोटॉन क्या था, लैम्डा प्रोटॉन था 2.82 ऐसा कुछ, डिवाइडेड बाई √v ये था, तो 2 ये एंगस्ट्रॉम में था, तो 2.82 को ये 2.82 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा ये 1.001 ऐसा कुछ √v एंगस्ट्रॉम। इस तरह से ये प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ हो गया, अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ हो गया, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला डेराइव हो गया। अब बस एक लास्ट, एक प्यार से उसमें मतलब थोड़ा सा एक लास्ट बचता है, वो है कोई m मास का पार्टिकल है, जैसे गैस पार्टिकल है, मतलब यहाँ चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, जैसे गैस पार्टिकल है, और वो गैस पार्टिकल कैपिटल T टेम्परेचर पर रखा हुआ है। कैपिटल T जो है वो होता है केल्विन में टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में नहीं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो केल्विन बनता है, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T केल्विन। इस टेम्परेचर पर कोई गैस पार्टिकल है, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 KT, 3/2 KTG के, ये KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा KT। यहाँ K क्या होता है, K को KB कह सकते हैं, KB। व्हाट इज दिस KB? KB is actually Boltzmann constant, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। होता क्या है, ये होता है जो गैस कांस्टेंट R होता है वो अपॉन एवोगैड्रो नंबर को N नोट कह सकते हैं या Na कह सकते हैं, वो गैस कांस्टेंट याद है ना 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, एंड एवोगैड्रो नंबर तो 9th क्लास से करते आ रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ये करते हैं, तो ये आएगा अबाउट 1.38 या ऑलमोस्ट 1.4 कह सकते हैं, 10⁻⁻23 ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हुआ। अब इस पार्टिकल से रिलेटेड वेवलेंथ क्या होगा, मैटर वेवलेंथ, तो वो मैटर वेवलेंथ इस तरह से होगा इस पार्टिकल से रिलेटेड। जब हमें एनर्जी पता है तो हम ये फार्मूला ट्राई करेंगे, 2 इंटू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये ट्राई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा H/√2, तो 2 ठीक है, एंड m की जगह मास एंड एनर्जी की जगह 3/2 KT, तो क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और ये फार्मूला मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ दिखा नहीं होगा, हाँ ये नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो जो m मास का कोई गैस पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, वो कैपिटल T टेम्परेचर पर रखा हुआ है, कैपिटल T केल्विन में है, तो उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी हो गई अकॉर्डिंग टू KTG 3/2 KT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T मतलब टेम्परेचर केल्विन में, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ठीक है, उस पार्टिकल से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ क्या हो गया, मैटर वेवलेंथ हो गया उस पार्टिकल से रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण दौड़ रहा है, तो ये बन गया 2m इंटू E, तो यहाँ E की जगह वैल्यू रखेंगे H अपॉन, देखो E की जगह रखेंगे 3/2 KT, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा
3m kt एंड k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कभी कभी b लिखते हैं, कभी कभी b नहीं लिखते हैं, दोनों ही चलता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मैंने अभी भी आपको पता ही है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये रही, ये रही, ये राइट साइड में ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये बताई थी इस तरह से कि ये होता है R/N। R मतलब गैस कांस्टेंट, तो 8.3 होता है। एंड n कहो या Na कहो, एवोगैड्रो नंबर जो 9th क्लास से अपने चलता आ रहा है 6.022 × 10⁻23। तो इस तरह से गैस पार्टिकल कोई रनिंग है तो उसकी एनर्जी का वो मैटर वेवलेंथ आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो एक बात देखता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन 25 वोल्ट से एक्सेलेटेड है, तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ क्या होगा। मैटर वेवलेंथ क्या होगा? तो बिल्कुल छोटा सा स्वीट सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लैम्डा ई इक्वल होता है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर ये उसमें लेते हैं नैनोमीटर में, तो इसलिए रूट बी ऐसे 1.2227 नैनोमीटर। अब क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। 1.227 अपॉन रूट 25, ठीक है। रूट 25 क्या होता है? ओनली 5 1.227, ये आ रहा है नैनोमीटर। अब करना क्या रह गया? 5 से डिवाइड करना रह गया। 5 से डिवाइड करने में कोई समझदारी नहीं होती। नीचे जब ऐसी कोई नंबर है जिसको इजीली 10 या 1000 या 100 बना सकते हैं तो फिर उसको बना लेना चाहिए। तो बिना एक्चुअल डिवीजन के भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इस 5 को हम इजीली 10 बना सकते हैं, कैसे? 2 से 2 करके। जब नीचे 2 से 2 करेंगे तो पूरे 2 से 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 से 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 7 2 जा 14, 2 2 जा एंड प्लस कैरी ऑन वाला हो, फिर ये 4, ये 2, ये ना, ये होगा। हाँ, तो 1.227 को ऐसे इंटू किया तो पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 2 के बाद। लेकिन नीचे जो 10 बन गया ना, नीचे 10 बन गया तो पॉइंट यहाँ आ गया। ये आ गया नैनोमीटर में आंसर, ठीक है। अगर ये एंगस्ट्रॉम में होता तो 12.27 होता, तो फिर ये भी एंगस्ट्रॉम में होता तो क्या होता? 24, ये क्या किया हमने? हाँ 2.4 होता, 2.454 एंगस्ट्रॉम हो सकता था, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसी तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे देता हूं। देखो एक कोई इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा ये जो पेन होता है ना, भी कुछ ना पेन टाइप का जो पेन है वो अपनी कलाकारी दिखा देता है कुछ ना कुछ, कोई कोई पेन दब जाता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो अपने फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो ये हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ चल रहा है, मतलब उसकी एनर्जी जो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ क्या होगा, द्रव्य तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो क्या कर सकते हो भाई, जब एनर्जी पता है इस बार सीधी सीधी एनर्जी, तो क्या करें? क्या वोल्ट निकालें? हाँ, और किसी मामले में मुश्किल हो सकता था, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मामले में मुश्किल नहीं है, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यही है कि वो इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट से एक्सीलरेटेड है। 100 वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल इक्वल होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो ये अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है E इंटू उसका वोल्ट इक्वल 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों तरफ नीचे E काट दो, और वो 100 वोल्ट से एक्सेलरेटेड है,
100 वोल्ट से वो इलेक्ट्रॉन दौड़ाया जा रहा है, एक्सीलरेट किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड मैटर वेवलेंथ हो गया 1.227 अपॉन रूट 100, और ये नैनोमीटर है। रूट 100 का मतलब कि नीचे 10 हो गया, और नीचे 10 हो गया तो ये बन गया 0.1227 नैनोमीटर। नैनोमीटर अगर एंगस्ट्रॉम में होता तो 1.227 एंगस्ट्रॉम हो गया होता। बस इतनी तो बात है, इस तरह से। ठीक है, अब एक सवाल और, छोटा सा सवाल और वो छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है कि एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, दोनों को सेम वोल्ट से एक्सीलरेट किया जाता है, दोनों को सेम पोटेंशियल सेम वोल्ट से एक्सीलरेट किया जा रहा है, वोल्ट दोनों का सेम है, सेम वोल्ट से एक्सीलरेटेड है। तो बताओ कि इन दोनों के जो मैटर वेवलेंथ है, उन मैटर वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा, रेशियो क्या होगा। लेमडा प्रोटॉन और लेमडा अल्फा पार्टिकल का जो मैटर वेवलेंथ है वो क्या रेशियो में होगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। देखिए, चार्ज पार्टिकल जब v वोल्ट से एक्सीलरेटेड होता है तो उससे रिलेटेड मैटर वेवलेंथ होता है 2m इंटू ई की जगह q इंटू वी एनर्जी हो जाती है। तो अभी हमारे पास क्या है, h सेम है, v सेम है और 2 सेम है, तो लेमडा डिपेंड किस पे करेगा, लेमडा डिपेंड करेगा रूट m एंड q। दोनों पार्टिकल जो है उनके चार्जेस सेम नहीं है, मासेस सेम नहीं है, तो चार्जेस और मासेस डिफरेंट है, उन पर डिपेंड करेगा। देयरफॉर अब क्या हो गया, लेमडा रिलेटेड टू प्रोटॉन लेमडा अल्फा इक्वल रूट, सिंपली ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेमडा जो है वेवलेंथ जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब यहाँ ऊपर प्रोटॉन है तो यहाँ नीचे प्रोटॉन होगा, मतलब ऊपर मास ऑफ अल्फा नीचे मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह चार्ज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर होगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और नीचे होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब ये वैल्यूज आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, क्या बताई थी, याद है कि प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल का मास, प्रोटॉन का 1 तो अल्फा पार्टिकल का 4, या प्रोटॉन का mp तो उसका 4 mp कैंसिल हो गया, और चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल का वो 2 टाइम्स होता है, प्रोटॉन के चार्ज से अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 टाइम्स होता है। तो क्या रह गया, ऊपर रह गया 2√2 और नीचे रह गया 1, है ना। तो इसका मतलब दैट इज लेमडा रिलेटेड टू प्रोटॉन रेशियो, लेमडा रिलेटेड टू, हाँ, लेमडा रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 2√2 रेशियो 1, 2√2 रेशियो 1 और 2√2 क्या होता है 1.414, 1.414 को 2 से इंटू करेंगे तो 2.828 रेशियो 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूँ। हाँ, फिर डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यही है पार्टिकल, यही है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, लेकिन इस बार कहा है कि सेम एनर्जी से दौड़ रहे हैं, सेम एनर्जी, ऊर्जा सेम है, यानी कि जो ई है वो सेम है, इस बार ई सेम है। तो बताओ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड जो वेवलेंथ है उनका रेशियो क्या होगा, मैटर वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है। तो एक नया पेज बना लेता हूं, यस, एक नया पेज। अब बस तैयार, हाँ, तो सवाल हमारा ये है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम एनर्जी के साथ चल रही हैं, तो लेमडा प्रोटॉन और लेमडा अल्फा पार्टिकल का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अब की बार हम फार्मूला कौन सा लगाएं,
मैटर वेवलेंथ यानी डी ब्रोगली टर्म दे डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन रूट टू एम और ई का फार्मूला लगाएं, एम अपॉन ई का फार्मूला लगाएं। तो देखो एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है और टू कांस्टेंट है, तो इस बार रेशियो रहेगा सिर्फ रूट मासेज का रेशियो रहेगा। ठीक है, इसका मतलब लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा इक्वल मासेज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली लेमडा ऊपर है और मास नीचे है, तो इनवर्सली मतलब उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन है तो यहाँ भी उल्टा होगा, यहाँ भी उल्टा होगा, मतलब इधर प्रोटॉन ऊपर है तो इधर प्रोटॉन नीचे है। अब सिर्फ मासेज का रेशियो करना है, अपना खेल खत्म। क्या होगा, 4 and 1। भाई अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन से 4 टाइम्स हेवियर और चार्ज होता है प्रोटॉन से 2 टाइम्स। ठीक है, हो गया। तो ये बन गया 2:1। 2:1 ये आंसर हो गया। पूरा तो नहीं लगा, अच्छा लगा? हाँ ठीक है। इसी तरह छोटा सा एक क्वेश्चन और है। भाई कोई m मास का पार्टिकल है, वो T टेम्परेचर पर रखा हुआ है और उससे रिलेटेड मैटर वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, नाउ अब करना क्या है कि उस पार्टिकल का जो टेम्परेचर है वो डबल कर दिया। टेम्परेचर डबल कर दिया तो अब उस पार्टिकल से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश, यानी कि अब मैटर वेवलेंथ क्या हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ m मास is at temperature capital T, wavelength, matter wavelength is lambda. If temperature is doubled, then new matter wavelength will be what? तो इस पार्टिकल का फार्मूला, क्योंकि 2-3 सवाल हमने दूसरे कर लिए ना, तो इसका पार्टिकल का फार्मूला भूल गए होंगे। वो ये था ना, बस 2-3 पेज पीछे जाओ और सब कुछ वापस मिल जाएगा। ये था 3m KT, ये था ना। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर। जब पार्टिकल खुद चेंज नहीं हो रहा तो पार्टिकल का मास चेंज क्यों होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो सिर्फ ये रिलेशन हो गया, और ये रिश्ता हमें क्या रिजल्ट दे रहा है कि लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल रूट। देखो इनवर्स रिलेशन है ना, नीचे है ये और लैम्डा ऊपर है, लैम्डा ऊपर है और ये नीचे है, तो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है तो T अपॉन T डैश। बोले तो दिस इज T एंड दिस इज 2T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/√2, या कह सकते हैं 1:√2। या वैसे रेशो निकालने का नहीं कहा है हमें रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रोक कैसे हो गया, चलो देखते हैं। हाँ तो ये चलो माउस से कर लेता हूँ मैं, ये हो गया। या ऐसे कहेंगे, देखो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल 1/√2। देयरफॉर लैम्डा डैश इक्वल व्हाट, लैम्डा डैश इक्वल, पेन टैब तो यूज करना पड़ेगा, उसके बिना सुंदरता नहीं आ रही, सफाई नहीं आ रही है। देखते हैं दूसरी नीचे अंदर के देखते हैं। देखते हैं, चलो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल 1/√2। इट मीन्स लैम्डा डैश इक्वल लैम्डा अपॉन √2 अपॉन √2। ये हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ जो है इस तरह से चेंज हो गया। अब हमें करना है डेविसन-जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर्स एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है, ये हमें करना है। देखते हैं पेन टैब चलेगा कि नहीं चलेगा, मर्जी है, चल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है।
मेरे हाथ और इस टैब के ऊपर और पसीने की जो लगे इतना, इस कारण से सर नहीं चला हुआ। हाँ, तो ये है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये मैं आपको समझाता हूँ। चलो आज नहीं, इसको नेक्स्ट लेसन में समझाएंगे, इसको नेक्स्ट लेसन में समझाएंगे। बस ये थोड़ा 10-15 मिनट का ही बचा है, बाकी नेक्स्ट लेसन में बहुत जल्दी।